जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया एक ऐसी डिजिटल नोटबुक बना ले जिसे सब देख सकें लेकिन कोई भी अकेले उसे बदल ना सके। एक ऐसा सिस्टम जहां धोखाधड़ी करना नामुमकिन हो जाए। हंट केओस विद अमर पर द ग्लोबल मनी मशीन के सीजन 4 एपिसोड 2 में स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस बुनियादी तकनीक के अंदर गोता लगाएंगे जो आने वाले कल की आर्थिक नींव रख रही है। तो इसी विचार पर थोड़ा और गौर करते हैं। क्या हो अगर दुनिया सच में एक ऐसी शेयर्ड डिजिटल नोटबुक बना ले जहां हर कोई रिकॉर्ड्स देख तो सके लेकिन कोई भी, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें चुपके से मिटा या बदल न सके। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से बिना किसी बिचौलिए के सिर्फ भरोसे पर टिका हो। कमाल का आइडिया है ना। पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हुए हमने ये तो समझ लिया था कि क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या चीज है, लेकिन सच कहूं तो क्रिप्टो तो बस एक ऊपरी सतह है, एक छोटा सा हिस्सा है। असली ताकत उस डीप फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी में छुपी है जिस पर यह सब चलता है, और इस गहरी तकनीक को हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन। आज हम इसी तकनीक को बिल्कुल आसान भाषा में डीकोड करेंगे। देखिए, सदियों से हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज्ड ही रहा है। इसका मतलब है कि बैंक्स, क्लियरिंग हाउस और सरकारें एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड को कंट्रोल करती हैं। अगर उनका मेन सर्वर फेल हो जाए या वहां कोई गड़बड़ी हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन इसके बिल्कुल उलट काम करता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क है। यहां पावर किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं होती, बल्कि नेटवर्क में मौजूद सबके पास बटी होती है। अब यहां एक टर्म आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? पर इसे वापस उसी शेयर्ड ऑनलाइन नोटबुक वाले उदाहरण से समझते हैं। ये एक ऐसी नोटबुक है जो नेटवर्क में जुड़े हर एक कंप्यूटर पर एक साथ सिंक्रोनाइज्ड है। मतलब अगर कोई चुपके से किसी पुराने रिकॉर्ड को बदलने की कोशिश करेगा ना, तो बाकी सारी नोटबुक्स तुरंत उस गड़बड़ी को पकड़ लेंगी और उस बदलाव को रिजेक्ट कर देंगी। है ना बिल्कुल फुल प्रूफ। तो आखिर ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला कदम, जैसी कोई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट होती है। दूसरा कदम, नेटवर्क में बैठे हजारों कंप्यूटर्स एक साथ मिलकर उस डेटा को वेरीफाई करते हैं। किसी एक सेंट्रल बॉस की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तीसरा कदम, वेरिफिकेशन के बाद वो डेटा एक परमानेंट ब्लॉक में लॉक हो जाता है और ऐसे ही नए ब्लॉक्स पिछले ब्लॉक से जुड़कर एक चेन बनाते हैं। बस यही वजह है कि इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इसमें इतनी खास बात क्या है? ये तकनीक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है और इसकी सिक्योरिटी लगभग अभेद्य है। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है पता है? ये मिडलमैन यानी बिचौलियों की जरूरत को ही खत्म कर देती है। जब एक ग्लोबल नेटवर्क खुद ही सब कुछ वेरीफाई कर रहा हो, तो फिर किसी थर्ड पार्टी को बीच में लाने और उन्हें भारी फीस देने का क्या मतलब बनता है? और एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल दुनिया में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो इंटरनेशनल पेमेंट्स हो, जमीन और प्रॉपर्टी के ओनरशिप रिकॉर्ड्स हो, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को ट्रैक करना हो, या फिर हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को सिक्योर करना हो, ये तकनीक हर जगह अपने पैर पसार रही है। इन सब टेक्निकल बातों के बीच हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं भूलना चाहिए। अक्सर कहा जाता है ना कि जहां फैक्ट्स या समझ की कमी होती है, वहां हम कहानियों से उस खाली जगह को भर देते हैं। वी फिल द गैप्स विद नैरेटिव्स। फाइनेंस की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। दरअसल ये कहानियां ही किसी भी इकोनॉमी का असली फ्यूल होती हैं, और ब्लॉकचेन के इतने तेजी से उभरने के पीछे भी एक बहुत ही शक्तिशाली नैरेटिव काम कर रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी अब इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जैसे कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने एक बहुत ही गहरी बात कही, मनी एज मेमोरी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पैसा और कुछ नहीं बल्कि समाज में होने वाले इंटरैक्शंस की एक पूरी हिस्टोरिकल मेमोरी रखने का एक जरिया है। और ब्लॉकचेन इसी मेमोरी को हमेशा के लिए सुरक्षित और न बदलने योग्य बना देता है। पर ठहरिए, सब कुछ इतना परफेक्ट भी नहीं है। हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। ब्लॉकचेन सिस्टम्स में अभी भी बहुत सी कमियां और बड़े खतरे मौजूद हैं। ये तकनीक अभी अपने शुरुआती दौर में है, लगातार इवॉल्व हो रही है। हर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता और इस स्पेस में स्कैम्स की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए किसी भी नई तकनीक पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडिशनल अर्थशास्त्री इस पूरे कॉन्सेप्ट को भारी शक की नज़र से देखते हैं। एल रैंडल ब्रे का व्यू ही ले लीजिए।
उनका मानना है कि क्रिप्टो मार्केट में जो आए दिन क्रैशेस और फ्रॉड होते हैं वो दिखाते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि नए लोग आकर्षित होकर इसमें अपना पैसा लगाते रहते हैं। यहाँ पर आकर दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी यानी एमएमटी है, जो कहती है कि किसी भी करेंसी में असली वैल्यू तब आती है जब स्टेट उस पर टैक्स लगाता है। टैक्सेस ड्राइव मनी। और दूसरी तरफ है क्रिप्टो का नजरिया, जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथमिक ट्रस्ट पर टिका है। एक तरफ राज्य की ताकत है तो दूसरी तरफ मैथ और कोड का भरोसा। ये एक बहुत ही दिलचस्प टकराव है। इस नई ब्लॉकचेन क्रांति को देखते हुए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हाथ पे हाथ रखकर तो बैठे नहीं हैं। उन्होंने अपना खुद का डिजिटल अपग्रेड तैयार कर लिया है, जिसे CBDCs यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश की फिएट करेंसी का ही एक डिजिटल रूप है। एक तरह से ये पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम का ब्लॉकचेन को दिया गया ऑफिशियल जवाब है। अब सरकारें अपना ये डिजिटल पैसा बनाएंगी कैसे? इसके मुख्य रूप से 3 डिजाइन्स या आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मॉडल, जहां सेंट्रल बैंक खुद सीधे सारे अकाउंट्स मैनेज करेगा। दूसरा है इंटरमीडिएटेड मॉडल, जहां हमेशा की तरह कमर्शियल बैंक्स बिचौलिए का काम करेंगे और सिस्टम चलाएंगे। और तीसरा है हाइब्रिड, जो इन दोनों सिस्टम्स का एक मिला-जुला रूप होगा। इन सब में जो सबसे नेक्स्ट लेवल चीज निकल कर आ रही है वो है प्रोग्रामेबल मनी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए हम ऐसे पैसे डिजाइन कर सकते हैं जो कुछ शर्तें पूरी होने पर अपने आप काम करे। सोचिए, पैसा खुद ये तय कर सकेगा कि उसे कब, कहां और किस शर्त पर खर्च होना है। ये हमारे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों को पूरी तरह ऑटोमेट कर सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी इनसाइट आखिर क्या है? वो ये है कि ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे के रूप को नहीं बदल रहा है, ये बुनियादी तौर पर इस बात को बदल रहा है कि इंसान डिजिटल रूप में भरोसे यानी ट्रस्ट को कैसे स्टोर और मैनेज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट है। और इस शिफ्ट के साथ ही फ्यूचर के लिए कुछ बहुत पावरफुल सवाल खड़े होते हैं। क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स आगे चलकर वाकई पुराने और बड़े इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज कर पाएंगे? क्या दुनिया भर की सरकारें ब्लॉकचेन को पूरी तरह अपना लेंगी? और क्या हमारी डिजिटल आइडेंटिटी कभी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को हमेशा के लिए रिप्लेस कर देगी? ये सोचना बहुत जरूरी है। इन सभी सवालों पर लगातार विचार करना जरूरी है। अगर आज के इस विश्लेषण से ब्लॉकचेन और उसके पीछे की तकनीक को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को लेकर उत्सुक हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द ग्लोबल मनी मशीन सीरीज के बाकी हिस्सों के लिए हंट केओस विद अमर के साथ जुड़े रहें। क्योंकि आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, आने वाले कल की डिजिटल दुनिया सिर्फ मशीनों के सहारे नहीं चलेगी, बल्कि वो भरोसे के नए नेटवर्क्स ऑफ ट्रस्ट पर चलेगी। एक बिल्कुल नए तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है।